Everyone, welcome to the YouTube channel Mahato Sir. I am Mayur Sir and today we are going to discuss the topic reproduction. How do organism reproduce? ये हम देखने वाले हैं। आपको बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे कि जब आप सुनते हो कि रिप्रोडक्शन होता क्या है भाई, रिप्रोडक्शन में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्रोमोसोम क्या है, गैमेट क्या है, फ्यूजन क्या होता है, जाइगोट कैसे फॉर्म होता है, म्यूसिस कैसा होता है, माइटोसिस कैसे होता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होती है उस टाइम पे जब आप सुनते हो ये टॉपिक का नाम। तो चलो आज इस चैप्टर के द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा हम लोग वो सारी गलतफहमी आपकी दूर करने वाले हैं जो आपके माइंड में चल रही है कि सर ये ऐसा क्यों होता है, वैसा ही क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है, जैसे डाइजेशन होता है, जैसे एक्सक्रीशन होता है, जैसे न्यूट्रिशन होता है, उसके जैसा ही ये भी जरूरी है। तो चलो आज इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग ये सारी चीजें आपकी दूर करेंगे, जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का हल हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से आज ढूंढने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। सी ओके, so before we discuss the mechanism by which organism reproduce, let us understand why. ठीक है, let us understand why organisms reproduce. क्या जरूरी है रिप्रोडक्शन की, क्यों जरूरी है? जैसे डाइजेशन जरूरी था वैसे जरूरी है, जैसे एक्सक्रीशन जरूरी होता है बॉडी में वैसे जरूरी है। लाइफ प्रोसेस का ही ये एक पार्ट है क्या? है। ऐसा हमें लगता है कि रिप्रोडक्शन भी एक टाइप है ना, सर्वाइवल के लिए ये बहुत जरूरी है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन अगर ना भी हो कोई ऑर्गेनिज्म में तो भी वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि क्यों जरूरी है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सी आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी। अगर हम देखेंगे डाइजेशन के बारे में, वो हमें डेली लाइफ सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है। रेस्पिरेशन ऑल्सो, बिकॉज वो कोरिलेटेड है डाइजेशन के साथ में। एंड वाइल एक्सक्रीशन तो है ही भाई, बिकॉज वो तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकालने का काम कर रहा है ना। बट व्हाट अबाउट रिप्रोडक्शन? हमें सवाल यही आता है कि क्या जरूरी है? जरूरी है रिप्रोडक्शन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। विदाउट रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? ये जरूरी है? नहीं जरूरी है। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये लाइफ को मेंटेन करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये एक पार्ट है लाइफ का, एक फंडामेंटल पार्ट बोल सकते हैं, जो कि जरूरी है उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उसके जीन्स अगली जनरेशन के थ्रू पास ऑन करने के लिए जरूरी है। तो चलो देखते हैं। अनलाइक द एसेंशियल ऑफ लाइफ प्रोसेस, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, सी तो also if an individual organism is going to create more individual, a lot of its energy will be spent in this process. अगर देखा जाए बच्चों तो हमारी बहुत ज्यादा एनर्जी स्पेंड होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। जैसे भी कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है ना, कोई भी माइक्रो हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो रिप्रोडक्शन के जैसे ही काबिल हो जाता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर जाता है, आफ्टर दैट दे कैन रिप्रोड्यूस ना। तो उसको उस प्रोसेस करने के लिए एनर्जी स्पेंड करना बहुत जरूरी है, और वो एनर्जी उसको ज्यादा से ज्यादा लगती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो भी ये जरूरी है। यस, ये जरूरी है, ये एक फंडामेंटल पार्ट है लाइफ का। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी किसी बच्चे को जन्म देने के लिए। वो डायरेक्ट बर्थ हो सकता है या फिर वो एग ले आउट कर सकता है कि नहीं? तो देखो, so why should an individual organism waste energy on the process does not need?
तो ये क्वेश्चन आता है ना कि एनर्जी जहां पे ज्यादा खर्च हो रहा है हमारा, तो वो प्रोसेस क्यों जरूरी है भाई? ये क्वेश्चन तो आ ही रहा है, तो इसकी जरूरत होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके माइंड में, यस ऑफ कोर्स ये जरूरी है, ये होना ही जरूरी है। फंडामेंटल लाइफ का ये फंडामेंटल प्रोसेस होता है, फंडामेंटल प्रोसेस माना गया है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो बड़ा हो या छोटा हो, उसको सरवाइव करना है, उसके जीन्स उसको पास करने हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो उसको इस प्रोसेस से गुजरना जरूरी होता है। बट ये कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं है, कोई स्टेराइल है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो वो जिंदा रह सकता है? यस ऑफ कोर्स रह सकता है, वो सरवाइव करेगा, ठीक है, वो जिंदा रहेगा। ये प्रोसेस नहीं भी उसकी लाइफ में हो रहा है, फिर भी उसको सरवाइव करना ही है, ठीक है। बट ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है जो कि अपने जीन्स पास करता है नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको जरूरी मानते हैं। सी, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। ये बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हाथी हो गए, उनको कितना ज्यादा एनर्जी लगता है, कितना टाइम भी लग जाता है कि नहीं? कुछ ऑर्गेनिजम्स एक एक दो दो तीन तीन साल बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको उतना एनर्जी भी लगता है, उतना टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो if there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is a doubtful that we would have noticed its existence. Yes, जैसे कि डायनासोर की जो इवोल्यूशन यानी कि जुरासिक टाइम हो गया है ना, उस टाइम पे क्या होता था, एक पर्टिकुलर काइंड की जो स्पेसीज थी उसने रिप्रोड्यूस करना स्टॉप कर दिया। कुछ ऐसे ड्रास्टिक मूवमेंट हुए, जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए, एंड उसकी वजह से जो लाइफ थी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, वो वहीं पे स्टॉप हो गई, वो उसके जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ही नहीं कर पाया, ठीक है। कुछ ऐसे ड्रास्टिक मूवमेंट्स हुए थे। तो फॉर एग्जांपल डायनासोर का हम लोग ले सकते हैं। तो इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पेसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। यस, आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पेसीज से बिलोंग कर रहे हैं। क्या है भाई वो चीज क्या है? एक जैसे ही दिख रहे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, होमो सैपियंस सैपियंस हो गए हैं। आप गाय देखते हो, बकरी देखते हो, है कि नहीं, टाइगर देखते हो, बर्ड्स की बहुत सारी स्पेसीज देख रहे हो आप, है कि नहीं। तो भाई है क्या ये चीज? मतलब कि इनका तो कुछ स्पेसीज सिमिलर है, थोड़े बहुत वेरिएशंस है। कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। प्लांट्स में देखोगे तो सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी आपको, है कि नहीं, आइडेंटिकल देखने को मिलेंगे, दे आर आइडेंटिकल, बट कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग, हमारी भी सिमिलैरिटीज होती है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में। अगर हम बात करें हमारे दादा दादी की, तो वो फर्स्ट जनरेशन हम कंसिडर करते हैं, देन उसके बाद में हमारे पेरेंट्स आते हैं जो सेकंड जनरेशन में, एंड नाउ वी आर इन थर्ड जनरेशन। अब हमारे जो बच्चे होंगे वो फोर्थ जनरेशन में, जिनके गैमेट्स, मतलब कि हमारे दादा दादी के गैमेट्स हमारे तक पहुंचे। अब वही गैमेट्स यानी कि वही कुछ क्रोमोसोमल चेंजेस हम नेक्स्ट जनरेशन में भेजेंगे, एंड वो हमें देखने को मिलेंगे। कभी कभी आप सुनते हो ना कि नाक आपके दादा जैसी है, कान आपके दादी जैसी है, आपका चेहरे का जो फोरहेड है वो आपके दादाजी जैसे है, अंकल जैसा है, मासी जैसा है। क्यों होता है भाई ये? वो सिमिलरिटीज होती है, वो कुछ क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से होता है। जब रिप्रोडक्शन होता है, जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर, तब ये सारे वेरिएशंस आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तब ये सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। वो किसके? उन्हें हम फिनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। जीनोटाइप यानी कि जीन्स में होने वाले चेंजेस, जब गैमेट बन रहा था तब वो हुए थे जीनोटाइपिक चेंजेस, ठीक है। जब जाइगोट फॉर्म हुआ, स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज हुआ, तब वो हुआ जीनोटाइपिक चेंजेस, वहां पे कुछ क्रोमोसोम के चेंजेस हुए। एंड जब एक एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, वो बाहर आता है आफ्टर 9 मंथ्स, तब हम लोग देखते हैं जेस्टेशनल पीरियड कंप्लीट करने के बाद में बच्चा जब बाहर आता है, तो हम लोग, मतलब कि ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी हो कि वो तुरंत कमेंट करने लग जाता है, देखो पापा के जैसा नाक है, मम्मा के जैसा इसके कान है, आंखें है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है। डू यू अंडरस्टैंड? तो क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर, एवरीथिंग विल बी डिस्कस इन दिस टॉपिक। तो बने रहिए,
हमारे यूट्यूब चैनल से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट आप देखते होंगे, ये देखो ये कुछ ग्रुप है, सिमिलर दिख रहा है, ये भी ग्रुप है जो कि सिमिलर दिख रहा है, बर्ड्स का ग्रुप, ये भी भाई सेम ही दिखेगा, और फिश की बात करें तो ये भी सिमिलर दिखेगा। यहां पे कुछ वेरिएशंस नजर आएंगे जो कि जेनेटिक लेवल पे भी हो रहे हैं, फिनोटिपिकल लेवल पे भी हो रहे हैं। अगर हम इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो वो जेनेटिक लेवल पे भी होने वाले, और फिनोटाइपिक चेंजेस की बात करें तो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी। फिनोटाइपिक मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस, मॉर्फोलॉजी मतलब आपका स्ट्रक्चर, साइज, शेप, ये हो गया आपका मॉर्फोलॉजी, ठीक है। एंड जेनेटिक मतलब कि आपके क्रोमोसोमल चेंजेस। अगर आपके क्रोमोसोम्स वैसे हैं तो वो कुछ जीन्स एक्सप्रेस करेंगे, वो जीन्स प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगे, एंड देन आपका वैसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं। हाउ डू वी नो दैट two different individual organisms are belong to the same species? Yes, दो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, वो सेम स्पेसीज से कैसे बिलोंग करते हैं भाई? हाँ, कैसे दिखते हैं? एक दूसरे दिखना, एक दूसरे से सिमिलर दिखना। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करते हैं। यूजुअली वी से दिस बिकॉज दे लुक लाइक सिमिलर टू ईच अदर। यस, वो एक जैसे दिखते हैं। आपने दो बर्ड्स को देखा है? हाँ, क्रो अगर देखते हो तो क्रो आपको सेम दिखता है, काला काला। कैट अगर देखते हो तो कैट भी सेम दिखती है, टाइगर को देखोगे तो टाइगर भी, बट दे हैव वेरिएशन जो माइनर माइक्रो लेवल पे होते हैं, हम लोग नहीं देख पाते। ह्यूमन बींग्स में भी वैसे ही, ह्यूमन बींग भी ह्यूमन बींग जैसे दिखता है, बट फेस के अकॉर्डिंग, हाइट, शेप के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसका नाम के अकॉर्डिंग। अब ह्यूमन बींग का नॉमेनक्लेचर हुआ है, नाम सिस्टम दिया है, उसका नाम, फिर उसका कास्ट, वो सारी चीजें हम लोग आउट ऑफ सिलेबस है, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओनली अबाउट यू एनिमल्स रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो यहाँ पे कोई दो फिश का एग्जांपल दिया है। अब ये सिमिलर दिख रही है ना भाई, ये सिमिलर दिख रही है, इनका कलर हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, सिमिलर दिख रहा है। वैसे ही बर्ड्स का हो गया, उनका बच्चा भी देखो कैसा सिमिलर दिख रहा है। तो यूजुअली वी कैन से दिस बिकॉज दे हैव लुक लाइक सिमिलर टू इच अदर, वो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लाम हो गया, लाम भी सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो another point is reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. Do you understand? मैंने एग्जांपल बताया, डॉग्स भी अपने बच्चे सिमिलर पैदा करते हैं, कैट्स भी अपने बच्चे सिमिलर पैदा करेंगे। वो थोड़ा कलर वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चरल वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, बट दे आर लुक लाइक सेम, ठीक है। तो डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में। यस, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में उनका जो डीएनए कॉपी होता है वो बनता है, वो अपना ही डीएनए ट्रांसफर करते हैं। सी, डू ऑर्गेनिजम्स कैसे? लेट अस फाइंड आउट एन आंसर टू दिस इन दिस मॉड्यूल। हम लोग इस मॉड्यूल के माध्यम से देखने वाले। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें बच्चों, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन, सी, इसने ये हॉर्स ने अपने जीन्स ट्रांसफर किए, अपना डीएनए कॉपी दिया है, इसलिए उसके बच्चे में भी उसके जीन्स होने की वजह से, डीएनए कॉपी जाने की वजह से, हाँ थोड़े बहुत वेरिएशंस आए थे डीएनए में, कुछ सीक्वेंसेस चेंज हुए होंगे, इसकी वजह से वो ऐसा है, वो हॉर्स का बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। तो द रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। डेफिनेशन सुनो अच्छे से, डेफिनेशन समझो अच्छे से। It is the biological process by which organism produce new individuals of the same species. New individuals produce कर रहे हैं, but वो similar to the parent, अपने parents के जैसे ही new individuals produce कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सॉरी, पेरेंट्स है वो न्यू इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो जिन्होंने रिप्रोड्यूस हुए थे वो भी न्यू रिप्रोड्यूस करेंगे अपने पेरेंट्स के जैसे। तो it is reproduction
बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज जो जनरेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, एंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज। ये वर्ड ध्यान रखना, एंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, ताकि अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रख सके। दैट इज द मोटो ऑफ रिप्रोडक्शन। ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बच्चों, एक बात ध्यान में रखना, नेचर ने बहुत सोच समझ के सबको बनाया है। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, नेचर ने ऐसे ही नहीं बनाया है। समझ में आया? नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, है ना, वो देखेंगे हम, वेरिएशन सब पढ़ेंगे तब। तो कंटिन्यूएशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज का, वो वहीं पे स्टॉप ना हो, इसलिए ये चीज बनाई है, यानी कि रिप्रोडक्शन बनाया है, जिसमें वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस आप देख सकते हो, कुछ ज्योग्राफिकल रीजन की वजह से हो गए, है ना, डिस्कस करेंगे हम लोग। सी, तो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहे, वो सरवाइव करे, वो एक प्रजाति ऐसी की वैसी रहे, इसीलिए रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपी बच्चे में जाती है। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स की, हमारे दादा दादी की डीएनए कॉपी आई है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट कॉपीज बनाते हैं डीएनए। ठीक है, सी, डीएनए ब्लूप्रिंट क्या होता है? ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स के गैमेट्स जो आए, रिप्रोडक्टिंग सेल जिन्हें कहते हैं, मेल का होगा स्पर्म एंड फीमेल का होगा ओवा। जब ये मिलते तो वो फॉर्म करते हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट बना है दो न्यूक्लियस से, जो स्पर्म के अंदर था उस न्यूक्लियस से, एंड जो ओवा के अंदर था उसके न्यूक्लियस से। ठीक है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस, इन दोनों के पास में न्यूक्लियस होता है। ओके, इन दोनों के पास में होता है न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर। न्यूक्लियस के पास में होता है क्रोमोसोम कॉपी, उसके पास में क्रोमोसोम कॉपी होता है। अब वो केमिकल रिएक्शन होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या, डीएनए कॉपीज जो है, ठीक है, डीएनए कॉपीज, अब ये क्रोमोसोम के अंदर रहेगा डीएनए, और वो डीएनए कॉपीज मिक्स होगी, यानी कि फीमेल की और मेल की, यानी कि स्पर्म एंड ओवा की दोनों डीएनए कॉपीज मिक्स टुगेदर, और वो वेरिएशन कॉज करेगी। ठीक है, वो रिएक्शन हो रही ना, रिएक्शन हमेशा क्या करती है, वेरिएशन ही तो लाती है। ठीक है, तो आइडेंटिकल, कुछ कॉपीज आपको आइडेंटिकल लुक देगी, तो कुछ आपको सिमिलरिटीज देंगे। हाँ, आइडेंटिकल कहां पे होगी? प्लांट्स में हम लोग बता सकते हैं, जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग प्लांट्स है उनके अंदर बात कर सकते हैं। बट सिमिलर, यानी कि हमारे अंदर सिमिलर, हम बोलते हैं ना, उसके पापा जैसा है, उसके मम्मी जैसा है, उसके नाक देखो, मम्मी जैसे नाक है, पापा जैसी नाक है कि नहीं? तो ये होगा सिमिलर टाइप। तो पेरेंट्स के गैमेट के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो कि हेरिडिटरी यूनिट है, उसके अंदर होते हैं डीएनए, डीएनए की कॉपीज। अब वो डीएनए, यानी कि पेरेंट के डीएनए, मेल का डीएनए, फीमेल का डीएनए मिक्स होगा जाइगोट फॉर्म होने के दौरान, एंड देन वो कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट करेगा, कुछ वेरिएशंस लेके आएगा, सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएशंस। सी, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? सी, इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशंस की अगर बात करें तो देखो बच्चों, ये कुछ मॉथ्स की स्पीसीज है। अगर मॉथ्स की स्पीसीज, मॉथ अगर वेरिएशन ला रहा है तो वो कुछ यूजफुल भी वेरिएशन रहेगा एंड कुछ नॉन यूजफुल वेरिएशन भी रहेंगे। समझ में आया? यूजफुल वेरिएशन मतलब कि ऐसे, अगर सपोज टू बी जियोग्राफिकल एरिया, निश के अकॉर्डिंग अगर हम कंसीडर करें, एक मॉथ है, निश है उसका, लाइट एरिया में रह रहा है, तो उसका अगर वेरिएशन गलती से उसके पेरेंट्स ने, यानी कि क्रॉस कर लिया, उसके पेरेंट्स ने, एक था व्हाइट वाला और एक था डार्क वाला, और उसके अगर रेशियो देखा जाए तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर एक बच्चा अगर उसका डार्क आ गया, वो लाइट एरिया में रह रहा है, वो डार्क अगर पैदा हुआ तो उसका प्रीडेटर आके उसको खा जाएगा, क्योंकि वो तुरंत दिख जाता है ना,
वो तुरंत उसको दिख रहा है, वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये मौत है, मुझे मेरी खाने वाली चीज है, उसको खा जाएगा। तो ये हो गया नॉन यूजफुल वेरिएशन, वो उसको यूजफुल नहीं रहेगा ना। बट यूजफुल क्या है, जो लाइट एरिया में है, लाइट ही पैदा हुए तो आराम से उनको हाइड कर सकते हैं उस एरिया में, समझ में आया, आराम से उसको हाइड कर लेंगे, उसका प्रीडेटर देख भी लेगा तो वो उसको देख नहीं पाएगा अच्छे से, वो देख रहा है लाइट सब लाइट एरिया में वो हाइड कर रहे हैं ना, ये मॉथ क्या कर रहे हैं, शेड्स के अकॉर्डिंग हाइड कर रहे हैं खुद को, वो लाइट एरिया में भी हाइड करते हैं, वो डार्क एरिया में भी हाइड करते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट, यूजफुल वेरिएशंस होते हैं एंड नॉन यूजफुल वेरिएशंस होते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि वेरिएशन, नॉन यूजफुल वेरिएशन को आप जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो, तो आपको नॉन यूजफुल वेरिएशंस के बारे में ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं कि अगर नॉन यूजफुल है यानी कि कोई भी मौत की स्पीसीज हो गई, या फिर ये शेल्स हम लोग लेते हैं, श्रिम्प्स की अगर बात करें, तो इनके अगर प्रीडेटर ने उसको देख लिया, वो रहता तो है लाइट एरिया में, बट वो उसके बच्चे ने अगर जन्म लिया एज अ डार्क, तो उसका प्रीडेटर उसको आराम से फाइंड आउट कर लेगा, आराम से उसको खा जाएगा। तो उसका जो जनरेशन है वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उन्होंने अडॉप्ट किया है खुद को उस एरिया के अकॉर्डिंग, अडेप्टेशन हुआ है, उनमें वेरिएशंस आए हैं, एंड वो यूजफुल वेरिएशंस भी है एंड सम आर नॉन यूजफुल वेरिएशंस। तो these are the examples, ठीक है, these are the example, जिराफ का एग्जाम्पल हो गया है ना। तो ये कुछ वेरिएशंस के एग्जाम्पल है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस की बात करें, पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन वेल डिफाइंड प्लेस, जिसे हम निश कहते हैं। निश एक हैबिटेट होता है बच्चों, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जहां पे वो उसका फंक्शनल रोल प्ले कर रहा होता है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फंक्शनल रोल, यानी कि वहां पे वो खाना खाएगा, वो अपने प्रे प्रीडेटर से बचेगा, एंड ऑल्सो वहां पे रिप्रोड्यूस भी करेगा, यानी कि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। नीश जो है उसका फेवरेबल एरिया है, जहां पे उसको ना प्रेडेटर का खतरा है, खाना भरपूर है, और रहने के लिए उसको शेल्टर अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है, दैट इज निश। तो निश कॉन्सेप्ट आई होप आपका क्लियर हो गया हो। तो ये कुछ देखो बच्चों, मैंने एग्जांपल से यहां पे लगाया है, कैमल, कैमल का एग्जांपल वो है डेजर्ट में रहता है, तो उसका एडेप्टेशन ही वैसे हुआ है। यस, वो अगर एडाप्ट नहीं कर पाता तो उसके जीन्स वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर पाता। अगर ये उस कंडीशन, इतनी वर्स्ट कंडीशन को वो झेल सकता है, तो उसके बच्चे भी ऑब्वियसली झेल पाएंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। समझने की कोशिश करो आप, बहुत इजी है ये टॉपिक, आप इजीली लिख सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो क्या होता है ना बच्चों, कुछ ऑर्गेनिजम्स हाइड करते हैं। सी, ये कुछ जिराफ है, उन्होंने कैमाफ्लेज करते हैं, कैमाफ्लेज मतलब कि छुपाना, ठीक है। आपने गिरगिट देखा है, गिरगिट कैमाफ्लेज करता है, लीव्स के जैसे उसका अपीयरेंस आ जाता है, कलर चेंज करता है, वो रेड है तो रेड, रेड फ्लावर्स पे अगर जाके बैठेगा तो रेड बन जाएगा, ग्रीन पे अगर जाके बैठेगा तो ग्रीन बन जाएगा, वायलेट पे जाएगा तो वायलेट, है ना। तो ऐसे वो कैमाफ्लेज करते हैं, अडाप्ट करते हैं, उनके निश के अकॉर्डिंग वो रहते हैं। तो ये उसके कुछ वेरिएशंस हो गए और इंपॉर्टेंस हो गए उसके अकॉर्डिंग ही। समुद्र में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स, फिश हो गए बहुत सारे, आपने देखे होंगे, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हो गया, डिस्कवरी चैनल हो गया, वहां पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारा वो जो कैमरा ट्रैप से कुछ इमेजेस कैप्चर करते हैं, है ना, या फिर कुछ वीडियोग्राफी करते हैं, है ना, स्कूबा डाइविंग करके बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स होते हैं वो कैप्चर जो कुछ भी मूवमेंट्स कर रहे हैं ना, वो आप देख सकते हो कि वहां पे कैसे उन्होंने अपना निश के अकॉर्डिंग अपना कलर, है कि नहीं। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जमीन पे लेटे हुए लेकिन दिख नहीं रहे, उन्होंने अपना कैमाफ्लेजिक एक्टिविटी मतलब कि मिमिक्री करे हो, उसके जैसा ही दिख रहे हो, और जैसे ही कोई प्रे आता है फटाक से उठ जाते हैं उसको खा ले, है कि नहीं। तो ये होता है वेरिएशन, और ये वेरिएशन ही जरूरी है, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव इन वेल डिफाइंड प्लेस, niche, their body design allows them to use that particular niche। तो उनकी बॉडी का डिजाइन भी वैसे ही रहेगा जो उसको अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर निश में रहने के लिए। तो यही उसका मोटो है रिप्रोडक्शन का, कि उस पर्टिकुलर निश में रहने के लिए उसमें वेरिएशंस आए। समझ में आया। तो जैसे कि पोलार बियर का हम एग्जांपल लेते हैं, पोलार बियर का जो
एग्जाम्पल लिया है, उसमें आप देख सकते हो कि वो कैसे ठंड से बचती है। हाँ, वो भी जाती है, विंटर स्लीप में जाती है पोलार बियर, उसको हाइबरनेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन। अब वो हाइबरनेशन में जाती है क्योंकि उसके अंदर वो जीन अपने आप आ गया है, अपने पेरेंट्स के, अपने एंसियंट क्या बोलते हैं उसको, एंसिस्टर से आया है ना, उसके अंदर वो अपने एंसिस्टर से आया हुआ है ना, ये डिसेंडेंट है, इसके अंदर उसके एंसिस्टर से जो कुछ भी जीन्स आए वो इस जनरेशन में एक्सप्रेस करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में सरवाइव करने के लिए। समझ में आया? जो उसके पेरेंट्स ऑलरेडी कर चुके थे सरवाइव, इसलिए कैमल भी डेजर्ट में ही क्यों करता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी कर चुके थे, तो वो जीन यहां पे एक्सप्रेशन, these genes are create useful variation, वो जीन्स क्रिएट कर रहे यूजफुल वेरिएशंस। तो मैंने न्यू नॉन यूजफुल बताया था, अभी मैं यूजफुल वेरिएशन बता रहा हूं क्योंकि ये आगे अपनी जनरेशन को फॉरवर्ड करते रहेंगे, अपने जीन्स को फॉरवर्ड करते रहेंगे। ठीक है, तो द पोलार बियर इज वेल एडेप्टेड टू इट्स आर्कटिक एनवायरमेंट। आर्कटिक एनवायरमेंट तो पता ही है ना, अंटार्कटिका, टाइटैनिक, है ना, सुना, देखी होगी मूवी टाइटैनिक, जिसमें टाइटैनिक मूवी में क्या हुआ था, लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे। क्यों मर गए थे? वो डूबने की वजह से नहीं मरे थे, वो ठंड की वजह से मरे थे। ठीक है, सबके पास लाइफ जैकेट था, लाइफ जैकेट की वजह से वो तैर रहे थे, पानी के ऊपर ही थे, बट ठंड की वजह से वो मर गए थे। तो व्हाइट फर है उसके पास में, जो कि उसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ब्लेंड होने के लिए स्नो से, मतलब कि स्नो जो गिरेगी उसके ऊपर, वो उसके फर से वो आराम से निकल सकती है। तो हैज अ लेयर ऑफ फैट, उसके पास में लेयर्स ऑफ फैट होते हैं अंडर इट्स स्किन विच हेल्प स्टे वार्म, उसको गर्म रखेगी। ठीक है, सी another point, however niches can change because of reasons beyond the control of organism। निशेष चेंज हो सकती है बच्चों, ऐसा नहीं होता कि निशेष चेंज नहीं हो सकती। सी दिस डायग्राम इमेज, यहाँ पे इमेज में देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक नाला है, बहुत सारी हरियाली है, बहुत सारा आपको प्लांटेशन दिख रहा है, बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी दिख रहा है, आपको देख सकते हो यहाँ पे प्लांट से कुछ पानी बह रहा है, ऐसा वैसा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ड्राई, जो पहले हरियाली थी यहाँ पे देखो सूखा पड़ा हुआ है, पानी थोड़ा थोड़ा बह रहा है, मतलब कि क्या, ये कुछ चेंजेस आते हैं। अगर जियोग्राफिक रीजन में उस निश में अगर चेंजेस आ रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म वहां पे सर्वाइव कर रहा था अपनी निश के अंदर, वो अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाता है, अडेप्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि जेनेटिकली भी उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस क्या होंगे, अपने नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन करेगा वही चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट नीश, वो क्या करेगा, अपने जीन्स में चेंजेस लाएगा एंड वो पास करेगा इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। डू यू अंडरस्टैंड? सी द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। नाउ वेरिएशंस की अगर इंपॉर्टेंस देखे जाए, टेम्परेचर कैन गो अप एंड डाउन। यस, नेक्स्ट पॉइंट में की अगर बात करें वेरिएशंस की, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो कभी आजकल देखा होगा आपने कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि नहीं, कितना हीट वेव्स आती है, हीट वेव्स। पहले होता था ऐसा नहीं होता था, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है ना बच्चों, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है। तो दैट इज ऑल्सो रीजन, जियोग्राफिक यानी कि निश को अल्टर करने के लिए, चेंज करने के लिए, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है। देन वाटर लेवल कैन ऑल्सो वेरी। अब वाटर लेवल की अगर बात करें तो समुद्र की जो वाटर लेवल होती है वो अप एंड डाउन भी होती रहती है। हाँ, नॉट ओनली स्टैंडिंग वाटर हो गया, लोटिक वाटर हो गया, रिवर वगैरह हो गया, लेंटिक लोटिक हम बोलते हैं ना, लेंटिक मतलब कि स्टैंडिंग वाटर, लोटिक मतलब कि बहता पानी। रिवर कभी कभी सूख जाती है, तो वो रिवर में मिलने वाली जितनी भी सारी लाइफ है, जो एनिमल्स हो गए, ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन करते ही है। एंड वो फिर ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं एसेक्सुअल टाइप में, वो स्पोर्स बना लेंगे, वो उस कंडीशन को फेस करने के लिए, मतलब उस टाइम पीरियड को निकालने तक कुछ अपने सराउंडिंग कुछ कवरिंग बना लेंगे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो इमर्ज हो जाते हैं।
ठीक है, ये कुछ वेरिएशंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वाटर लेवल कैन वेरी, तो वाटर लेवल अगर वेरी कर रही है तो भी यहाँ पे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू दैट द पर्टिकुलर नीश एंड इन विच पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव कर रहा है वो अपने बॉडी के अंदर अपने जीन्स के अंदर चेंजेस लाता है, जेनेटिकली वेरिएशंस लाता है। सी मेटेरॉइड हीट्स समटाइम ऐसे हो जाता है मेटेरॉइड्स, ठीक है। महाराष्ट्र में जो लोनार सरोवर है ना, उसका वो एक एग्जांपल है मेटेरॉइड हीट्स की वजह से, तो जहाँ पे पानी बहुत है, बायोडाइवर्सिटी भी अच्छी खासी है वहाँ पे, वाटर एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो वहां पे क्या है कि वहां पे भी अब मतलब वो लेवल अप एंड डाउन होती रहेगी वाटर की, बारिश में, समर में, विंटर में, अलग अलग सीजन्स में सीजनल वेरिएशन हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों वो भी अफेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर टाइप के निश में, पर्टिकुलर टाइप की जो स्पीसीज रह रही है उसकी बॉडी के ऊपर। तो वो क्या करेगा ऑर्गेनिज्म, उसमें ढलने के लिए अपनी बॉडी को, बॉडी के अंदर कुछ अल्टर लाएगा, चेंजेस लाएगा, जेनेटिकल वेरिएशंस लाएगा अपने जीन्स के अंदर, एंड देन वो जीन्स पास, तो उसके बच्चे जो रहेंगे वो अपने आप उस कंडीशन को फेस करने का सीख जाएंगे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ठीक, तो क्या हुआ था बच्चों, ये कुछ ड्रास्टिकली अल्टर्ड हुए थे कुछ साल पहले, जिसकी वजह से पॉपुलेशन वाइप हो गया, यानी कि खत्म हो गया, नष्ट हो गया। डायनासोर तो खत्म ही हो गए, ठीक है, व्हाइट टाइगर हो गए, ये बर्ड की स्पीसीज हो गई, है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, ये नष्ट हो गए, वाइप हो गए, क्योंकि उनका बॉडी के अंदर चेंजेस तो उन्होंने ट्राई किया बट वो पास ऑन नहीं हो पाए, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, तब तक कि ड्रास्टिक अल्टर हो गया था, कैटास्ट्रॉफ वगैरह आया, काफी चेंजेस आए क्लाइमेटिक कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन में, एंड देन ये जो स्पीसीज आप देख पा रहे हो ना अभी, ये वाइप हो गई है, खत्म हो गई है। रेयर डेटा बुक में आप लोग देख सकते हो, रेयर डेटा बुक पता है जो मेंटेन की जाती है, जिसमें आप लोग एंडेंजर्ड स्पीसीज, क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज, है ना, जो एग्जिस्ट कर रही है, वो स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गई है, वो स्पीसीज आप देख सकते हो। तो सी ये एक एग्जांपल है बच्चों, हाउ एवर इफ सम वेरिएशंस आर प्रेजेंट पॉपुलेशन कैन सर्वाइव। ये एक एग्जांपल है, ये है इंडियन पाइप प्लांट। बच्चों ये प्लांट में पहले क्लोरोफिल पिगमेंट्स मिला करते थे, बट उसमें कुछ चेंजेस आए, जेनेटिकल चेंजेस, तो उसने क्या किया, वो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट था ना क्लोरोफिल, वो उसमें से खत्म हो गया। इवोल्यूशन जैसे जैसे होते गया उसके अंदर, इवोल्यूशन बोलते हैं, चेंजेस अगर होते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इवोल्यूशन। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स क्या हुए, वो उसमें से निकल गए, वो खत्म हो गए, क्लोरोफिल पिगमेंट बनाने वाले जीन्स जो थे वही खत्म हो गए, तो वो बन गया सैप्रोफाइटिक, यानी कि फंगस जैसा बन गया, ठीक है, सैप्रोफाइटिक वो बन गया, बिकॉज उसमें वेरिएशंस आ गए एंड वो न्यूट्रिशन लेने लगा फंगस के जैसे सर्वाइव करने की, ठीक है। तो ये एग्जांपल था पाइप प्लांट के बारे में। सी एग्जांपल है, देयर वेर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट वाटर। अगर देखा जाए तो कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं ना, पता है समुद्र के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, जो अर्कियोबैक्टीरिया सुना हो कभी आपने, टेम्परेट रीजन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो वैसे बैक्टीरियाज थर्मो थर्मो एक्वेटिकस, ये कुछ बैक्टीरिया का नाम है। तो ये बैक्टीरिया भी सर्वाइव कर पाते हैं हाई टेम्परेट रीजन में, ठीक है। हाई टेम्परेट रीजन में बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे, वो उनके अंदर वैसे चेंजेस लेके आते हैं, जेनेटिकल वेरिएशंस लेके आते हैं, एंड दे कैन बी सर्वाइव, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल, इफ वाटर टेम्परेचर वाज इंक्रीज बाय ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ देम वुड डाई। बट उन्होंने क्या किया है, अपने अंदर चेंजेस तो लेके आए जो उनको हेल्प कर रहे हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, कुछ वहीं पे वाइप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बचे कुछ जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और वो फिर
आगे की जनरेशन में पास हो। वापस वैसे ही टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया, उसमें से आधा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, जो बच्चे कुछ थे वो रिप्रोड्यूस करेंगे, वापस बढ़ेंगे, मतलब कि रिप्रोड्यूस इस प्रोसेस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, बट फ्यू वेरिएंट्स रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। वही मैंने जस्ट बताया ना, सेम वही होता है, उसमें से जो सर्वाइव हो पाएंगे, जो उस हीट को टोलरेट कर पाएंगे, वही आगे अपने जीन्स पास ऑन करेंगे और वही अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये होता है। तो द वेरिएशन दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर टाइम। तो ये था यूजफुल वेरिएशंस के बारे में, यूजफुल वेरिएशन के बारे में हमने। तो द रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट एंश्योर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। कुछ यूजफुल वेरिएशन लाते हैं, कुछ नॉन यूजफुल वेरिएशन रहेंगे। तो इट ऑकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलेंगे, वो माइक्रो हो या फिर मैक्रो, सारे ऑर्गेनिजम्स में ये आपको देखने को मिलेगा। इवन एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, है कि नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक स्पीसीज का यही मोटो रहेगा सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो अपना जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास करे और अपनी स्पीसीज को बचा के रखे। यही मोटो होता है, नेचर ने यही सोच समझ के बनाया हुआ है सबको, ताकि वो रिप्रोड्यूस करे, नेक्स्ट जनरेशन में अपने जीन्स पास करे, जैसे है वैसे जीन्स वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास करे। तो ये था रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के हम लोग बच्चों टाइप्स देखने वाले। आपको पता है रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स है कि नहीं? अगर है पता तो कमेंट बॉक्स में पक्का आप जरूर आप कमेंट करें और हमारे इस चैनल के साथ में जरूर बने रहें। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अलग अलग कहानियों के साथ में, अलग अलग लेक्चर्स के साथ में मैं आपको बायो पढ़ाने आऊंगा, और आप प्लीज हमारे चैनल से जरूर बने रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच।